नमस्कार दोस्तों, स्केरी फाइल्स में आशीष के साथ आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है। दोस्तों, मैं आशीष कुमार आप सभी लोगों के सामने दो ऐसी घटनाएं लेकर प्रस्तुत हो चुका हूं जो आपको पता लगाएंगी या फिर एहसास कराएंगी कि डर क्या होता है। और ये दोनों कहानियां दोस्तों बिल्कुल सच्ची है और ये कहानियां आज से करीबन 3 साल पहले घटी थी। तो आइए दोस्तों, कहानियों को बातों बातों में शुरू करते हैं। तब तक आप अपने कानों में ईयरफोन लगा लें और शुरू हो जाइए आशीष के साथ। नमस्कार दोस्तों, पहली कहानी रितु नाम की लड़की की है जो कि अपनी फैमिली के साथ नोएडा में रहती थी। और रितु की फैमिली काफ़ी अच्छी थी। उस फैमिली में रितु, उसका छोटा भाई और उसका बड़ा भाई और उसके मम्मी पापा, बड़े पापा रहा करते थे। उनकी फैमिली में दोस्तों सभी वेजिटेरियन थे और एक नॉन वेजिटेरियन, जो कि उनके बड़े पापा थे, नॉन वेजिटेरियन थे। वो कोई भी मांस मदिरा, कोई भी किसी भी प्रकार का नशा नहीं करते थे। सब कुछ बिल्कुल उनकी फैमिली में अच्छे चलता था। और जो रितु की फैमिली थी उसमें उनके मामा जी की फ़ोटो घर में एक लगी हुई थी और वो फ़ोटो काफ़ी अच्छी थी। और बहुत से दिन बीतते चले जा रहे थे। रितु की फैमिली के दिन भी काफ़ी अच्छे से चल रहे थे और उनकी फैमिली बहुत ज़्यादा खुश थी। तो जैसे ही दिवाली का समय आता है, यानी सफाई करनी पड़ती है घर को, आप सभी लोगों को भी पता होगा दोस्तों। जैसे कोई भी दशहरा, दिवाली हमारे यहाँ पर त्यौहार आता है तो घर पे कोई भी कूड़ा कचरा है, जो फालतू का सामान है, उसे बाहर निकालते हैं। तो ऐसे ही रितु की फैमिली में दिवाली का जब दिन आता है तो उनकी फैमिली जब दिवाली के घर की सफाई कर रही थी दिवाली के दिन, तो वहाँ पर बहुत सा कूड़ा कचरा निकलता है और वो घर से बाहर निकलते हैं। तभी रितु जो होती है वो सामने अपने मामा की एक फ़ोटो देखती है। उस फोटो को देखती है और अपने बड़े पापा से कहती है कि इस फोटो को हटा दीजिए, ये काफ़ी भद्दी भी लग रही है और ये पुरानी भी हो चुकी है। तो रितु के जो बड़े पापा थे मना कर देते हैं कि क्या करोगे बेटा, हटाकर, अच्छी तो लग रही है और इसे रहने दो, ऐसे ही सब कुछ सही है। तो उनके जो बड़े पापा थे उनकी बात रितु नहीं मानती है और जब उनके बड़े पापा घर से बाहर जाते हैं तो रितु उस फोटो को उतारती है और अपने मम्मी पापा को भी कह देती है कि मैं इस फोटो को बाहर फेंक रही हूँ। तो उसके मम्मी पापा भी मान जाते हैं और उस फोटो को रितु बाहर कुछ कचरे में डालकर फेंक आती है। तो जैसे ही रात होती है तो रितु के 2 से 3 दिन तो काफ़ी अच्छे गुजरते हैं, लेकिन चौथे दिन रितु के साथ कुछ ऐसा होता है कि उसे वो फोटो वापस लानी पड़ती है और रात के समय ही लानी पड़ती है। ऐसी घटना हो जाती है रितु के साथ। तो जैसे ही दोस्तों मैंने आपको शुरू में बताया, घर में सभी वेजिटेरियन यानी नॉन वेजिटेरियन थे। उनके जो बड़े पापा थे वो नॉन वेजिटेरियन थे और पूरी फैमिली वेजिटेरियन थी, यानी मांस मदिरा मुर्गा ये सब खाते थे उनके बड़े पापा को छोड़कर। तो ऐसा ही चल रहा था। तो रितु रात को करीबन 1 बजे घर पर सो रही थी। तभी कुछ ऐसा हुआ कि रितु का जो कमरा है, यहाँ पर रितु की मम्मी और रितु यहाँ सोती थी और यहाँ पर किचन पड़ता है उनका, और उनके मामा की तस्वीर ऐसे ऊपर लगी हुई थी। तो जैसे ही रितु सो रही थी तो उन्हें किचन में ऐसे लगा कि कोई उनके लिए मांस मदिरा, अब जो मैंने आपको बताया, कोई मांस यानी मुर्गा बनाकर खा रहा है, यानी कोई मुर्गा उबाल रहा है, ऐसी कोई किचन से आवाज़ आ रही थी। रितु भी उस समय फ़ोन चला रही थी, रात का करीबन 1 बज चुका था, ऐसे ही रील्स देख रही थी। तो ऐसे रितु का ध्यान गया किचन की तरफ। उसे किचन से अजीब सी आवाज़ें आई, जो कि दोस्तों यहाँ पर रितु का कमरा और यहाँ पर किचन था जहाँ पर रितु को आवाज़ आ रही थी। तो रितु जैसे ही किचन की तरफ देखती है तो उसे अजीब सी आवाज़ आती है, जैसे गैस पे कोई मांस बना रहा हो, यानी मुर्गे का वो मांस बना रहे हो, ऐसा रितु को लगता है। रितु जब खड़ी होकर किचन में जाती है तो वहाँ पर कुछ नहीं था। रितु को थोड़ा सा डर लगता है कि यार ऐसे कैसा हो सकता है, और उसे ऐसा लगा कि शायद उनके जो बड़े पापा हैं वो अकेले मांस खा रहे हैं, यानी उबाल रहे हैं, बना रहे हैं। तो रितु को ऐसा लगता है, लेकिन रितु जब जाती है तो उसे कुछ भी नज़र नहीं आता। तो रितु वापस अपने कमरे में आ जाती है और फिर से सोने की एक्टिंग करती है। जब रात के करीबन 1:45 बजे का समय होता है, रितु वापस उठती है और वो देखती है कि वापस में वही किचन की आवाज़ और बड़े पापा वहीं पर। उसे ऐसे लग रहा था कि बड़े पापा जो हो उसके, वो उसे छुप कर देख रहे हैं। तो रितु को काफ़ी अजीब लगा, लेकिन रितु जब खड़ी होकर वहाँ पर जाती है रसोई में तो उसे बिल्कुल भी कुछ भी नज़र नहीं आता। फिर उनका जो मामा का कमरा था जो साइड में बना हुआ था, और यहाँ पर उसकी मम्मी पापा यहाँ पर किचन था और यहाँ पर बड़े पापा का कमरा था। जब रितु खड़ी होकर बड़े पापा के कमरे में जाती है, उनसे जब वो बात करती है तो उन्हें कहते हैं कि ऐसा ऐसा कुछ हो रहा है। तो उनके बड़े पापा कहते हैं कि मैं तो अपनी जगह से उठा ही नहीं हूँ,
यहाँ तब से सोया हूँ। रितु ये सुनकर काफ़ी चौंक जाती है और वहीं पर बेहोश हो जाती है। जब सुबह का समय होता है तो अपने बड़े पापा, छोटे पापा, जो भी फैमिली में थे, बड़े भाई, छोटे भाई, सभी को ये बात बताती है ऐसा कुछ हुआ था। तो रितु के मन में एक विचार आता है, शायद ये मामा हो सकते हैं, जो कि नाराज हो, जो फोटो मैंने हटाई है शायद उससे नाराज हो। तो इस बात को लेकर रितु काफ़ी गंभीरता से हो जाती है और उसने जहाँ पर वो फोटो फेंकी थी, रितु वहाँ पर वापस जाती है और उस फोटो को ढूंढ कर लाती है। और अगले ही दिन जैसे ही सुबह होती है तो वापस अपने कमरे में लगा देती है, जो कि किचन था, किचन के सामने जो लगी हुई थी उसे रितु वापस लगा देती है और थोड़ी देर बाद बिल्कुल सब कुछ सही हो जाता है। तो दोस्तों ये थी रितु की कहानी, जो कि बिल्कुल सच्ची घटना है और रितु को अब बिल्कुल भी डर नहीं लगता, उनके घर में कोई भी ऐसी दोबारा कोई घटना नहीं होती। तो दोस्तों ये थी हमारी पहली कहानी। और दोस्तों दूसरी कहानी है रोहन और सुमित नाम के लड़के की, जो कि एक हॉस्टल में रहा करते थे और अपनी पढ़ाई पूरी किया करते थे। पढ़ाई के साथ साथ पास टाइम जॉब भी करते थे, जो कि अपना खर्चा खुद निकाल सके, घर के ऊपर प्रेशर ना डाले, यानी जो फैमिली के लोग हैं उन पे कोई भी तरह का प्रेशर ना डालें, अपना खर्चा खुद निकाल सके। ये रोहन और सुमित ने सोच रखा था। तो उनमें कुछ दिक्कत ऐसी होती थी, जब वो कोचिंग पे जाते थे और जो कमाते थे यानी पार्ट टाइम जॉब भी करते थे, तो उनके घर में खाना बनाने की दिक्कत होती थी। जिस हॉस्टल में वो रहते थे वहाँ पर खाना बनाने की बहुत सी दिक्कत आती थी। रोहन और सुमित तंग आ चुके थे कि पढ़ाई करें या फिर पैसे कमाएं या फिर खाना बनाएं, मतलब एक तरह से बुरी तरह से परेशान थे दोनों। तो उन्होंने सोचा कि कुछ ऐसा सॉल्यूशन निकल जाए जिससे कि सारी समस्याएं हल हो जाए। काफ़ी एक दिन दोनों विचार करते हैं, रात को बैठते हैं, रोहन और सुमित सोचते हैं कि एक काम वाली बाई घर पे रखनी चाहिए, जो कि घर की साफ सफाई भी कर देगी और हम पढ़ाई करके या पार्ट टाइम जॉब करके घर आए, वापस हॉस्टल में आए तो हमें खाना भी मिल जाएगा। तो ये रोहन और सुमित विचार करते हैं। रात को करीबन 9 बजे का समय था। तो वो दोनों इस विचार को कंफर्म कर देते हैं और कहते हैं कि कल से ये एक बाई रखेंगे जो घर का ध्यान भी रखेगी और हमें खाना भी बनाकर सही समय पर दे देगी। तो रोहन और सुमित ये बात बिल्कुल तय कर लेते हैं और अगले ही दिन पूरे हॉस्टल के आसपास जो भी औरतें मतलब घर में खाना वाना बनाती थी, जो बाई का काम करती थी, उनमें से एक औरत उन्हें मिल जाती है जिसका नाम सुमित्रा होता है। वो उनसे बातें करते हैं सुमित्रा से, दोनों रोहन और सुमित, और सुमित्रा को कहते हैं कि 2000 रुपये हम देंगे, बस खाना बनाना है और कुछ भी काम करना नहीं, ना ही सफाई करनी। तो जो सुमित्रा थी वो भी मान जाती है, क्योंकि 2 समय का खाना बनाना कोई बड़ी बात नहीं है दोस्तों, और 2 लोगों तो बिल्कुल आसान है। तो सुमित्रा कहना मान जाती है और 2 साल यानी कि 2 लोगों का खाना बनाने के लिए तैयार हो जाती है। तो ऐसे ही रोहन और सुमित जैसे ही अपनी पढ़ाई पूरी करते, पार्ट टाइम जॉब पर जाते, तो वो जैसे ही आते तो उन्हें खाना बनाया मिलता, और जैसे ही वो सुबह उठते तभी उन्हें सुमित्रा आंटी जगाती थी और रोहन सुमित उनके उठाने पर ही उठते थे। मतलब इतना लगाव हो गया था कि दोनों बिल्कुल अच्छे से रहने लगे थे। और फिर वो अपनी ड्यूटी को इस तरह से शिफ्ट करते हैं कि जैसे रोहन जो होता है वो सुबह चले जाना पढ़ाई करके, तो ऐसे सुमित डे की करके नाइट में चले जाना, ऐसा दोनों शिफ्ट एडजस्ट कर लेते हैं और कहते हैं कि एक समय तू चले जा, एक समय मैं चला जाता हूँ। तो धीरे धीरे समय काफ़ी अच्छा बीतता है और सुमित्रा आंटी के साथ उनकी काफ़ी अच्छी बोलचाल हो जाती है और वो दोनों अच्छे से हॉस्टल में रह पाते हैं, क्योंकि उन्हें समय पर खाना भी मिल जाता था और उनकी पढ़ाई भी अच्छी चल जाती थी। तो ऐसे ही समय धीरे धीरे बीतता है, करीबन 2 से 4 महीने गुजर जाते हैं। फिर सुमित्रा आंटी के साथ एक लड़का आता है जो 8-9 साल का था और वो वहीं पर रुक कर खेलने लगता था। तो जो उनके रोहन और सुमित थे, जब रोहन ड्यूटी पर जाता तो सुमित वहाँ पर रहता, तो सुमित उस बच्चे के साथ खेल लेता था पढ़ाई के साथ, और वो सुमित्रा आंटी को बताता और सुमित्रा आंटी भी खाना बनाकर वहाँ से चली जाती थी समय पर। तो ऐसे ऐसे समय बीतता है, करीबन 3 से 4 महीने बीत जाते हैं, सब कुछ अच्छा चल रहा होता है। तभी जो वो 7-8 साल का लड़का था, जैसे ही एक दिन कुछ ऐसा होता है, रोहन और सुमित एक ही समय पर अपनी ड्यूटी पर जाना पड़ता है, क्योंकि कंपनी का प्रेशर ज़्यादा आ जाता है, वैसे भी पढ़ाई का भी थोड़ा वो वहीं पर पढ़ाई करने लगते हैं, धीरे धीरे ऐसा हो जाता है। तो वो जैसे ही दोनों वहाँ पर ड्यूटी पर जाते हैं तो वो बच्चा अकेला वहाँ पर रो रहा होता है। जब वो संडे के दिन सुबह 8 या 9 बजे के करीब जब ऑफिस से वापस अपने हॉस्टल में आते हैं तो वो देखते हैं कि बच्चा जो 8-9 साल का बच्चा था, जो आंटी का लड़का था, शायद उन्हें ऐसा लगता था वो यहाँ पर बुरी तरह से रो रहा था। तभी वो इंतज़ार करते हैं आंटी के शाम के समय आने का, जो कि वो खाना बनाने आती थी। तो
तो वो जैसे ही इंतज़ार करते हैं तो सुमित्रा आंटी शाम को करीबन 7:30 पौने 8 बजे के करीब आती थी। तो वो आ जाते हैं तो वो दोनों बहुत ही गुस्सा हो चुके थे, रोहन और सुमित। आंटी से कहते हैं कि आप कैसी माँ हैं, अपने बेटे को ऐसे कैसे छोड़ सकती हो, ये करीबन 8-9 साल का बच्चा और यहाँ पर अकेला रो रहा था। तो वो आंटी कहती है कि कौन सा बच्चा, कैसा बच्चा, मेरा तो कोई बच्चा ही नहीं है। रोहन और सुमित ने जब ये बातें सुनी तो उनके कान खड़े हो गए। उन्हें कुछ समझ ही नहीं आया कि ये कैसे हो सकता है। हम दोनों इस बच्चे के साथ खेल रहे हैं, करीबन 4 से 5 महीने हो चुके हैं। जब वो आंटी उन्हें बिल्कुल सारी सच्ची घटना बताती है, जिस हॉस्टल में वो रह रहे थे उस हॉस्टल में आखिर हुआ क्या था, इस सारी बातें सुमित्रा आंटी जब रोहन और सुमित को बताती है तो उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सुमित्रा आंटी कहती है कि यहाँ पर एक फैमिली रहा करती थी आज से करीबन 4-5 साल पहले, और उस फैमिली में एक लड़का और एक लड़की और उनके माता पिता रहते थे। और वो जो लड़का था 7-8 साल का था और वो जो लड़की थी उसी के किसी कारणवश डेथ हो चुकी थी। सुमित्रा आंटी धीरे धीरे सारी कहानी बताती है और उस घर में बताती है कि गैस फटने से, यानी जो गैस लीकेज होता है दोस्त, जो हमारे घर में जिस पर हम रोटी बनाते हैं, उसके लीकेज होने से पूरे घर में आग लग गई थी और उस आग लगने के कारण वो घर पे धमाका हुआ था और उस घटना में उसके मम्मी पापा और उस लड़के की डेथ हो गई थी। ये जब पूरी कहानी सुमित्रा आंटी रोहन और सुमित को बताती है तो वो दोनों काफ़ी डर जाते हैं। लेकिन जब रोहन ये कहानी सुनने के बाद रात को करीबन 9 बजे वो खिड़की के पास हॉस्टल में देखता है उस बच्चे को जो वहाँ पर रो रहा था। रोहन जब उस बच्चे को देखता है तो वो बच्चा कहता है कि आज तो तुम बच गए, कल कभी नहीं बचोगे, ऐसा वो बच्चा कहता है। रोहन जब ये बात सुनता है तो रोहन और सुमित उस हॉस्टल को तुरंत छोड़ने का निर्णय लेते हैं और उस हॉस्टल को 2 से 3 दिन में खाली कर देते हैं। यानी तकरीबन सारा सामान उठाने में उन्हें घर का 2 से 3 दिन का समय लगा था और वो सामान उठाकर अपना हॉस्टल यानी अपनी जगह चेंज कर देते हैं और अलग जगह पर रहने लगते हैं। और उनका जो खाना है दोस्तों आज भी सुमित्रा आंटी ही बनाती है, जो कि बहुत ही अच्छी आंटी थी और उनका सभी ध्यान भी रखती थी, जो कि सुबह उन्हें उठाते भी थी ड्यूटी के समय जाने पर। तो दोस्तों ये थी दूसरी कहानी, आशा आपको अच्छी लगी होगी शायद। तो आज के लिए धन्यवाद दोस्तों, ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले और तब तक के लिए जय हिंद। मिलते हैं अगले शनिवार को फिर से एक और खौफनाक और दिल को दहला देने वाले एपिसोड को लेकर।